गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं अपना दूसरा लेसन, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था और लोक अर्थात जनता तंत्र शासन अर्थात जनता का शासन कैसे हुआ कि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, शासन संबंधी नीतियां बनाते हैं, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था दलीय व्यवस्था पर आधारित होता है, क्योंकि प्रतिनिधि होते हैं ये अनेक राजनीतिक दलों से होते हैं। तो दलीय प्रणाली लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जैसे प्रणाली होती है। और ये राजनीतिक दल, जितने अधिक राजनीतिक दल होते हैं जनता के सामने उतने ही अधिक ऑप्शन होते हैं। तो विभिन्न विचारधाराओं वाले व्यक्तियों को अपने अपने राजनीतिक दल बनाने और उनका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक दल की बात की जा रही है, एक दल का प्रभुत्व। तो ये एक दल कौन सा है? ये वह दल है जो आज़ादी से पहले देश की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता में भी जिस दल की अहम भूमिका रही है और देश स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राजनीति में लंबे समय तक इसी दल का प्रभाव रहा है। तो ये दल कौन सा है? कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी देखिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। देखो ये एक विडंबना है कि जिस पार्टी में देश की स्वतंत्रता में सबसे अहम भूमिका निभाई, उस पार्टी के संस्थापक एक अंग्रेज थे। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और अब मुंबई जैसे बोलते हैं, उस समय बम्बई कहा जाता था, बम्बई प्रांत में इस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी। तो कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक लोकप्रिय पार्टी उस समय रही थी, क्योंकि उस समय देश में लोगों में स्वतंत्रता का, आज़ादी का एक जुनून था। लोग सभी भेदभाव भुलाकर जातिगत, वंशानुगत, धर्म सब कुछ भुलाकर जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए इस दल में आ गए थे। तो ये एक ऐसा दल बन गया था जिसमें सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग जिसमें थे। यही कारण है कि डॉक्टर पामर ने इसे एक सराय की संज्ञा दी थी। सराय, जिसमें सराय धर्मशाला होती है ना, कोई भी जैसे आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, सभी के लिए जिसके द्वार खुले होते हैं। और इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसे एक छाता संगठन कहा था, एक ऐसा छाता जिसके नीचे सभी धर्मों के, सभी वर्गों की, सभी जातियों के लोग जैसे इकट्ठा हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी से पहले एक स्वतंत्रता संग्राम के जैसे प्रतीक मानी जाती थी, इसमें नरमपंथी, गरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, रूढ़िवादी, प्रगतिवादी सभी नेता इसमें सभी भेदभाव भुलाकर केवल इनका एक लक्ष्य था, देश को आजाद करवाना, इसमें शामिल थे। तो ये पार्टी जो कि आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना हुई थी और जनता के दिलों में जिसने पहले से ही अपना स्थान बना लिया था। तो देश की आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी से ही जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल रहा था मई 19
1964 तक, मई 1964 तक जैसे वे हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद में उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय, उनके निधन के बाद जैसे गुलजारी लाल नंदा ने एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यभार संभाला। उनके बाद हालांकि उनकी पुत्री जो थी इंदिरा गांधी, ये भी महत्वाकांक्षी विचारधारा की थी, ये भी प्रधानमंत्री पद की इच्छुक थी, लेकिन उस समय उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं था। और लाल बहादुर शास्त्री जो कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसके बाद में जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल भी अधिक नहीं रहा था, वे जैसे लगभग 19 महीने तक ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर पाए थे। और उसके बाद में हालांकि इन अपने कार्यकाल में उनको युद्धों का भी, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था या देश जैसे सूखा पड़ा था, बहुत सी समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया था। और उसके बाद 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ में ताशकंद शहर में जब वे भारत पाक जो ये समझौता के लिए जैसे गए हुए थे, तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण जैसे जो है रहस्यात्मक ढंग से उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद 13 दिन तक गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, जो कि पहले लाल बहादुर शास्त्री से पहले भी नेहरू की मृत्यु के बाद भी कार्यवाहक बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में भी लगभग 13 दिनों तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालना पड़ा। उनके बाद उनकी प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, उनकी पुत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी थी और 1959 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो उनको जैसे शास्त्री के शासनकाल में कुछ राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो गया था, तो बाद में उन्हें प्रधानमंत्री पद की वो इच्छुक बनी, दावेदार बनी। परंतु उस समय एक अन्य वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता थे, कौन से थे? मोरारजी देसाई, जो समय प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, या ये कहें कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और कुछ सदस्य इंदिरा गांधी को। तो हम देखते हैं कि इसके बाद नेहरू की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो हमारे देश की राजनीति में 1952 में जब से प्रथम आम चुनाव हुए, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। किस पार्टी से थे? कांग्रेस से। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने 66। किस पार्टी से थे? वे 64 में बने। किस पार्टी से थे? कांग्रेस से। उनके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1966 में। वे किस पार्टी से थी? कांग्रेस से। तो इसके बाद में 1971 में जब लोकसभा के जैसे 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए, 1952 से 1971 तक जब 5वीं लोकसभा के 1971 में चुनाव हुए, और तो उस समय तक इंदिरा गांधी ने ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। यद्यपि इसके बीच में पार्टी के बीच दरार पड़ गई थी। दरार कैसे पड़ गई थी कि कुछ नेता जो इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, कुछ मोरारजी देसाई को। तो 1969 में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, उनमें भी पार्टियों में के बीच में जैसे
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर वह अन्य कारण से मतभेद हो गया और पार्टी का विभाजन हो गया था। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में पार्टी का दो दल जैसे कांग्रेस के बन गए थे। 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी जो हठे रवैये की थी, कुछ निरंकुश शासक के गुण भी उसमें थे। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल के दौरान उसने जो जनता के साथ, अन्य राजनेताओं के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया, पूरे देश में उनके विरुद्ध जैसे आक्रोश उत्पन्न हो गया था और इसका भुगतान उन्होंने 1977 के चुनाव में भुगतना पड़ा। 1977 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो हम देखते हैं कि 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए, उसके बाद में 1977 तक जैसे उन्होंने शासन किया। 1977 में पहली बार देश में गठबंधन की सरकार बनी, मोरारजी देसाई बने। हालांकि वे केवल 1.5 वर्ष के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। 1.5 वर्ष के बाद फिर से इंदिरा गांधी ने सत्ता हासिल कर ली थी। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो 1980 में फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने फिर से अपना पद प्राप्त किया। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो 1984 तक ही वह अपने पद पर बनी रही थी। 1984 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे, इंदिरा गांधी के पुत्र कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने अपनी माता की मृत्यु के बाद में ऐसे प्रधानमंत्री पद पर वे नियुक्त हुए थे और 1991 तक जैसे उन्होंने कार्य किया। 1991 के जब चुनाव हुए थे, 1991 में इलेक्शन के दौरान ही एक रैली के दौरान जैसे उनकी आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी। इंदिरा गांधी की भी 1984 में हत्या हुई थी। तो 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद में कांग्रेस पार्टी को वैसे तो सब पूर्ण बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने में सफल रही और उसके प्रधानमंत्री बने थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, जो थे कांग्रेस पार्टी के नेता बने थे। 1991 के लोकसभा चुनाव में हालांकि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था बाद में, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने में सफल रही थी। 1991 के बाद 1996 में जब 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो देखो 1991 की लोकसभा 1991 से 5 साल तक 1995 तक जैसे रही, तो हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में 1952 जब से प्रथम आम चुनाव हुए थे ना, 1952 और 1952 से 1995 तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा था। इसके बीच में 1977 से 1980 तक 77 से 80 तक जैसे 1.5 वर्ष के लिए बीच में जैसे जनता पार्टी की ये जो एक सरकार बनी थी मिलीजुली, और इससे पहले 52 से 95 तक कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा था। 1996 के जो चुनाव हुए थे, 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव हुए थे। 11वीं लोकसभा के जो ये चुनाव हुए थे, तो ये जो 1996 का राजनीतिक काल था, ये बहुत ही अशिथिर काल रहा है। अशिथिर काल ये क्यों रहा है? क्योंकि इसमें कुछ कम समय के लिए जैसे सरकारें बनती रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1991 में
किसी भी दल को पहले स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो उस समय भी कई दलों ने मिलकर जैसे सरकार बनाई थी। कौन से दल पहले आए थे? तो 1991 में जब 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो ये जो कांग्रेस थी वो तो बहुमत से बहुत दूर थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी जैसे थी ये मतलब उस समय जो पार्टियां थी उनमें सबसे अधिक वोट इसको प्राप्त थे। बहुमत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी थी। तो इसीलिए राष्ट्रपति ने, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे आमंत्रित किया, और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। और परंतु वे अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, और केवल 13 दिन के लिए, देखो पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसी तरह काल क्यों है यह बता रही हूं मैं आपको। पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बने थे कब? 16 मई 1996 को, और 28 मई को, 16 मई को तो बने थे, 16 मई को बने थे, और 28 मई मतलब 13 ही दिन के वे प्रधानमंत्री रहे थे, 16 से 28 के बीच के, क्योंकि वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद फिर 1 जून 1996 को देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनाए गए थे, परंतु वो भी कुछ समय के लिए ही रहे। हमने देखा 1 जून को वे बने थे, और उसके बाद में 11 अप्रैल 1997 को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1 जून को बनाए गए थे, 11 जून को उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो 11 जून को शपथ ली थी पद की, 11 जून से, और कब तक रहे? 11 जून 1996 से जैसे रहे थे। 11 जून से वे रहे थे 21 अप्रैल तक जैसे रहे थे। 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल बने। तो देखो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऐसी स्थिरता रही। 11 जून को तो देवगौड़ा बने 1996 से, और उसके बाद में उनका कार्यकाल भी ऐसी स्थिर रहा। देवगौड़ा को भी 11 अप्रैल 1997 को त्याग पत्र देना पड़ा। 11 जून को बने और 11 अप्रैल को ही उनको कार्य से हटा दिया गया। 11 जून 1996 को बने और 11 अप्रैल को त्याग पत्र जैसे उन्होंने दे दिया था। उसके बाद कौन बने? उसके बाद बने थे इंद्र कुमार गुजराल, जो 21 अप्रैल को 11 अप्रैल का समय रहा था ना। 11 अप्रैल के बाद जैसे 21 अप्रैल को इंद्र कुमार गुजराल बने। 21 अप्रैल को इंद्र कुमार गुजराल बने थे और 21 अप्रैल से केवल 28 नवंबर तक, केवल 28 नवंबर तक ही रहे, 28 नवंबर तक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, देखिए 1996 का कैसा रहा है। 1996 में सबसे पहले कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो केवल 13 दिन के लिए ही रहे थे, जो जैसे 16 मई से 28 मई तक रहे थे। उसके बाद में 11 जून 1996 से 11 अप्रैल 1997 तक देवगौड़ा बने थे। उनके बाद में हम देखते हैं कि 11 अप्रैल को देवगौड़ा ने त्याग पत्र दे दिया। फिर 21 अप्रैल से 28 नवंबर तक इंद्र कुमार गुजराल। तो 1996 में जब 11वीं लोकसभा रही थी, इसका कार्यकाल किस प्रकार से ऐसे रहा है।
ये क्यों रहा है? क्योंकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। इससे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। तो इसीलिए एक दल के प्रभुत्व का युग, जब तक ये पार्टी जैसे शासन में थी, इसने 5 वर्ष तक जैसे अपना कार्यकाल किया था। इसके बाद में 12वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा 1996 में, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही राजनीतिक अस्थिरता 12वीं लोकसभा 1998 में, जो 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो इसमें भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। सबसे बड़ा दल भाजपा का था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी 24 दलों से मिलकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, 24 राजनीतिक दलों से। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के नेता थे, एक कुशल नेता थे। यही कारण है कि 24 राजनीतिक दलों से मिलकर पार्टी बनाकर भी उन्होंने कुशलता पूर्वक शासन किया और विकास कार्य भी करवाए। तो 96 और 1998 11वीं 12वीं जो लोकसभा का कार्यकाल था, ये अस्थिरता भरा रहा। इससे पहले कांग्रेस का प्रभुत्व। इसके बाद में फिर हम देखते हैं मई 2004 में जो 14वीं लोकसभा के जैसे होते हैं, 12वीं के होते हैं, इसी के बीच जैसे ये भी पूरा शासनकाल अपना नहीं कर पाती, और 13वीं लोकसभा के चुनाव 13 अक्टूबर 1999 को फिर से 13वीं लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं। तो 98 में 12वीं के होते हैं और इसी में 13वीं लोकसभा के भी फिर से चुनाव होते हैं। फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ही 2 बार जैसे लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं 2004 में जब 14वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो 14वीं लोकसभा के चुनाव में फिर से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार आती है और कांग्रेस पार्टी जो है उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आती है और 14वीं के बाद में अप्रैल मई 2009 में दोबारा फिर से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। तो देखिए इस प्रकार से 1952 से लेकर 1995 तक केवल जिसमें जैसे केवल 1.5 वर्ष 18 महीने के समय ही दूसरी पार्टी की सरकार आती है। देखो ये भी 18 महीने में ही दूसरी पार्टी की सरकार केवल 18 महीने रहती है, फिर से ये आ जाती है और 1995 तक रहती है। इसके बीच का कार्यकाल जो है राजनीतिक अस्थिरता का कार्यकाल रहता है। फिर 2004 में पूरे 5 वर्ष तक शासन करते हैं कांग्रेस पार्टी और इसके बाद हालांकि जैसे ये अन्य दलों से जैसे गठबंधन करके सरकार बनाती है, संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन होता है, और इसके बाद में 2009 में भी फिर से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है। हालांकि 16वीं लोकसभा के जो चुनाव होते हैं 2014 में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले नेता कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और ये स्पष्ट बहुमत से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो हम देखते हैं कितने समय के बाद फिर से देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती है और 16वीं के बाद 17वीं लोकसभा के चुनाव जो 2019 में होते हैं, इसमें फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा है और इसका मुख्य कारण क्या रहा है? इस पार्टी में देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले लोकप्रिय नेता जैसे थे जिन्होंने देश की जनता के दिलों में अपना स्थान बना लिया था। तो ये है कांग्रेस के प्रभुत्व का काल। तो हमारा पाठ क्या था? एक दल के प्रभुत्व का युग। तो एक दल का प्रभुत्व कैसे रहा है ये हमने आपको समझाया।